एनडीटीवी यूथ फॉर चेंज में आप सभी का स्वागत है। आने से पहले इतना ज़्यादा दबाव में आ गया क्योंकि पूरी रात से मेरी प्रोडक्शन टीम जो है वो वहाँ एक एक चीज़ को फिक्स करने में लगी हुई थी। तो खिलाड़ी दबाव में आता है, पर उसकी पहचान ही यही है कि गेंद एक बची हो और रन 4 बनाने हो। बीएसएनएल छक्का नहीं बोल रहा। इसी दिल्ली शहर में 17,000 लड़कों ने डीयू के चुनाव में वोट नहीं किया, इसी दिल्ली शहर में। और उनमें से ज़्यादातर इस बात से नाराज़ थे कि इलेक्शन में कागज़ का बेजा इस्तेमाल क्यों होता है। इसी शहर में पिछले कई साल से हर चुनाव में कागज़ फेंके जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज में, लेकिन कभी ये मुद्दा अपने आप में नहीं बना। लेकिन इस शहर की उस जवानी में कोई बात कहीं से आई होगी कि उन्हें लगा कि हम अपना विरोध ऐसे ही करेंगे, अगर ये कागज़ उड़ाएंगे तो हम इनको वोट नहीं देंगे। आज हम इस पे बात करने के लिए अपने 3 खास मेहमानों को मंच पर मैं बुलाना चाहता हूं। आप तीनों आएं और स्थान ग्रहण करें। रवीश, उससे पहले एक बार मैं ए भी चला लूं, ठीक है? अरे, रास्ते पे कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। और हम अपने मकान, अपना जंगल, अपना दल, अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमें भी अपना नेचर बदलना होगा, इसके पहले कि नेचर का मूड बदल जाए। वो अगर जे कृष्णमूर्ति स्कूल में ना गई होती तो मेरी तरह रट्टा मारकर पास करती। और जो लोग रट्टा मारकर पास करते हैं वो या तो दुनिया को के सिस्टम को चट कर जाते हैं या दुनिया उन्हें चट कर जाती है। कृष्णमूर्ति स्कूल में पढ़ने का उन्हें ये लाभ हुआ कि उन्हें ये बात समझ में आई कि ज़िंदगी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि बाज़ार में रोज़ मिलती है और उसी के हिसाब से हम जी के इस दुनिया से चले जाते हैं। हर दिन आपको नए नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। वो फिल्मों की दुनिया में आई, विज्ञापन की दुनिया में आई, वहाँ उन्होंने अपना मकाम बनाया। लेकिन बात समझ में आई कि जिस मकाम से, जिस शोहरत से हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत चीज़ें खरीद रहे हैं, हम अपने पीछे के हिस्से में एक कबाड़ पैदा कर रहे हैं और अंत में उस कबाड़ से उन्हें भी प्रभावित होना है। तो उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई, बच्चों के बीच गई, बच्चों के लिए बाग बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मुंबई के जहाँ पर कूड़ों के ढेर के पहाड़ हैं उस पर भी बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और अब वो उन सवालों से टकराने लगी हैं। तो फैशन, विज्ञापन या फिल्मों की दुनिया के अलावा आज आप उन्हें पर्यावरण की दुनिया और उनकी चिंताओं से रूबरू होंगे, जिनका नाम दिया मिर्जा है। उन्नीस 1970 का कोई साल रहा होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय से एक लड़का साइंस की पढ़ाई पूरी करता है और बुलंदशहर से पापा का फ़ोन आता है कि बेटा गांव आ जाना, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें किसान बनना है। ऐसे भी बाप होते हैं। किसान बनना है इस देश में जहां हम किसानी से इतना डरते हैं। ये शख्स अपने गांव लौटते हैं और 4-5 साल तक परेशान रहते हैं कि नौकरी कर लेते हैं, किसानी नहीं करते हैं, क्या पता भूखे मरना पड़े, क्या पता कर्जे से दब जाएं। लेकिन वो फिर खेती के सवालों से टकराते हैं और अपने अनुभवों को लेकर बहुत सारे किसानों के बीच जाते हैं, बहुत राज्यों में जाते हैं और इनकी चिंता ये है कि हमारा किसान गरीब क्यों है, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है, वो क्यों ठीक हो सकती है, कैसे ठीक हो सकती है। वो हज़ारों किसानों के बीच जाने जाते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलेगी। आपका नाम भारत भूषण त्यागी है, आप स्वागत कर सकते हैं। 1970 का ही एक साल था कि जब एक लड़का उत्तराखंड के एक कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में जाता है और वो चिपको आंदोलन से टकराता है।
उसके पहले जब वो स्कूल में था तो वो युवा निर्माण समिति बनाता है वो लड़का, और आसपास जो जज पोस्टिंग पे आते हैं या कलेक्टर आते हैं या पुलिस वाले आते हैं, उनको बुलाकर उन लड़कों के बीच में बातचीत कराता था कि हम अफसर कैसे बनेंगे। लेकिन चिपको आंदोलन से वो लड़का बदल जाता है। ये उसकी जवानी का फैसला है, और उस फैसले का नतीजा ये है कि उनकी जो उपलब्धि है वो आप गूगल करेंगे तो बहुत नहीं मिलेगा। उनकी उपलब्धि के बारे में आपको बहुत जानकारी नहीं मिलेगी। मैं उनको 4 साल से जानता हूं। मैं रोज उनसे कहता हूं कि आप आ जाइए हमारे कार्यक्रम में, आपकी बात दुनिया तक जानी चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि दुनिया को बताने की जरूरत है। उन्होंने वाकई ऐसा कोई काम नहीं किया कि अपनी एक जिंदगी में उन्होंने 20 लाख, अंग्रेजी में भी बता देता हूं 20 lakhs, 20 लाख पेड़ लगाए। और अगर आप ठीक ठीक सुन रहे हैं तो उन्होंने 30,000 तालाब बनाए हैं छोटे आकार के, 30,000। और उसका वो श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये बताने लायक चीज नहीं है। आपका नाम सच्चिदानंद भारती है। आज आप आए हैं, इसलिए मैं आपका परिचय बैठ के नहीं दे सकता था। अगर आपको लगता है कि इनकी उपलब्धि में वो बात है तो खड़े होकर आप स्वागत कर देंगे तो मेरा दिल भर जाएगा। कोई अपनी जिंदगी में 30,000 तालाब बनवा दे, ये छोटी बात नहीं है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक कायदा तय किया है कि पूछने में बहुत सारी बातें भटक जाती हैं, तो मैं अपने मेहमानों को, मैं वक्त का बहुत पाबंद आदमी हूं, 5 मिनट का वक्त दूंगा, और मैं चाहता हूं कि उसमें अपने संघर्ष, समस्या और सिस्टम, जिसके बारे में भी डॉक्टर रॉय ने कहा, उसके बारे में जरूर बताएं और क्या कर सकते हैं। उसके बाद जब ये 15 मिनट का वक्त गुजर जाएगा तो हम सवाल जवाब भी करेंगे, और हम जरूर चाहेंगे कि आप इन लोगों से बात करें, इन्हें सुनें और इनसे पूछें वो सवाल जो इनकी जिंदगी के अनुभवों से गुजरा है। दिया मिर्जा पहले आप। थैंक यू। कभी माइक दे दो। आप जो जैसे चाहें। जो आपको, You're आप बैठ the- के भी बोल सकती हैं, खड़ा होकर बैठ के भी बोल लीजिए, ठीक है। All right. हाँ, आपकी माइक है वहाँ, मेरी दे दीजिए। Namaste. Thank you so much, Ravish ji, for inviting me to be a part of this very important conversation. मैं हिंदी में भी बोलूँगी, अंग्रेज़ी में भी बोलूँगी। मेरा सबसे लोग मुझसे बहुत बार एक सवाल पूछते हैं, What is your biggest fear? And recently, over the last 2-3 years, I've discovered that my biggest fear is waking up into a world that's covered in plastic and kachra. मैं इसलिए ये कहती हूँ क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने सड़क देखिए, अपने नाले देखिए, नदी देख लीजिए, जंगल देख लीजिए, हमारा कचरा हर जगह पहुँच गया है। और इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट अर्थ पर, हम सिर्फ एक लौते स्पीसीज हैं जो कचरा पैदा करते हैं। कोई और स्पीसीज इस पृथ्वी पर रहने वाला, डिस्ट्रक्शंस तो बड़े होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन क्रिएशन के लिए होते हैं। Every other living species exists to create a better life, a better world. Unfortunately, human beings, through poor, illogical, stupid human choices, has created a world that is so far removed from our natural instinct. And our natural instinct is to create an environment of love, of connection, of respect for what it is that we've inherited. अब अगर हम मान ले कि ये दुनिया एक नहीं है, बहुत और प्लैनेट्स है जिस पे हम रीसेटल हो जाएंगे। मार्स पे तो पहुंच गए सर, पता चल गया है वहाँ पे पानी है। तो क्या हम ये चाहेंगे कि अगले 50 साल में या 20 साल में या 30 साल में हम वहाँ रीसेटल हो जाएं? ये जो पृथ्वी हमें मिली है फ्री में, जब पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है तो हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता। जब नदी हमें पीने के लिए स्वस्थ, हमारा स्वास्थ्य देती है, पानी देती है, स्वच्छ पानी देती है,
अमूल्य जिंदगी का एक नींव है वो, तो क्या उस पर कुदरती कोई टैक्स है? हमें क्या उसका पैसा भरना पड़ता है? हमें ये सब मुफ्त मिला है। तो क्या क्या मनुष्य ने कहा कि ये दो देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज है इतने सारे हमको तो फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन हम इनको बांट लेते हैं, हम जोग्राफिकल डिवाइड्स क्रिएट कर लेते हैं, हम कल्चरल डिवाइड्स क्रिएट कर लेते हैं, हम रिलीजियस डिवाइड्स क्रिएट कर लेते हैं। तू, मैं, हम, तुम, हम ये सब क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? ताकि हम इन चीज़ों को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाएं। तरफ देखना, मैं आपका एक रिएक्शन ले रही हूँ। झगड़ा चल रहा है साउथ ऑफ इंडिया में एक नदी के ऊपर पानी के लिए। हम ये पूछते हैं कि झगड़ा करना है तो उसके बचाव के लिए करो। झगड़ा करना है, सवाल पूछना है तो इस एहसास से पूछो कि इसका जो कनेक्शन मेरे लाइफ से है वो क्या है। मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे मेरे काम के द्वारा लोगों तक पहुँचने का एक बहाना मिल गया। Maybe I would have been asking these questions and seeking solutions if I was not in film. But the fact that I am in film, the fact that I've managed to reach out to people or people know me, gives me this enormous and incredible opportunity to create communication and to create a conversation and to create a narrative that encourages human beings to find a connection with nature again. Urban living and urban lifestyle and the idea of well-being is taking us so far away from our natural idea of well-being. Buddha did not receive enlightenment in a skyscraper, sitting in an air-conditioned room. He received enlightenment because he meditated under a tree. आप सब जानते हैं कि इंसान को सुकून तभी महसूस होता है जब एक ऐसे वातावरण में हो जो कुदरती है। ये हम जानते हैं, पर फिर भी कुदरत को नष्ट करे जा रहे हैं। We continue to destroy our forests. India is a country that boasts of so many beautiful realities. We used to be a country of continuous, uninterrupted forests. Today we are a country of fragmented pieces of forest. These forests are going to feed the population of this country that is burgeoning, that is growing. 17% of the world population inhabits and is fighting for space on 7% of the world's land. We have to share this land with the animals that live in it, with the nature that has to exist, because that is what determines our survival. So what can I do? What can you do? You could be a professional in any field. आप journalist हो, आप writer हो, आप businessman हो, आप चाहे कुछ भी हो। अगर आप एक simple awareness अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे कि आप कुदरत से जुड़े हैं and your future is dependent on how nature is treated in your country, you will make a difference. बहुत और बोलना था, आपने रोक लगा दी। हेलो, सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और रवीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रवीश जी, मुद्दा जो आपने शुरू किया है वो बहुत पुराने समय में देखा तब भी ऐसा ही था, आज भी मिलता जुलता ऐसा ही है। शुद्ध भोजन की आवश्यकता सभी को है, पर्यावरण की आवश्यकता सभी को है और खेती करना कोई चाहता नहीं। एक ऐसी जटिल समस्या जिससे एक लंबे समय गुजरना पड़ा और पता लगा कि उसके पीछे कुछ बात छुपी हुई है और जहाँ हमसे कोई चूक हुई है उसको कैसे ठीक किया जाए, और वहाँ से एक सफ़र शुरू होता है। मन में बहुत सारे सवालों को लेकर पीड़ा थी। एक दाने से 1000 दाने पैदा करने वाली ज़मीन के साथ किसान कर्जदार क्यों? इन सभी सवालों को लेकर मेरे मन में उपस्थित था कि सारी दुनिया में खेती को लेकर कितना बड़ा अनुसंधान, शोध, शिक्षा, नीति, प्रसार पर काम हुआ है,
मेरा मानव के पुरुषार्थ को देखता हूँ तो मेरा मन बहुत छोटा हो जाता है, भर जाता है मन। लेकिन जब उसके रिजल्ट को देखता हूँ कि ज़मीन भी बंजर हो रही है और किसान भी कर्जदार हो रहा है, तो मन बहुत छोटा भी हो जाता है। तो ये जो एक बड़ी उलझन थी कि दोष किसको दें, कहाँ से दें, इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना होगा। और आधुनिकवादी दुनिया में तो एक नया नज़ारा देखा कि यहाँ हर चीज़ का मूल्यांकन पैसे से होता है। तो खेती में तो उतना पैसा नहीं है, तो फिर अपनी ज़िंदगी को ये दाव पर लगाने की कोशिश हुई कि या तो आर पार की बात है, कुछ निकलेगा तो दुनिया के सामने बोलेंगे, और यदि नहीं निकलेगा तो पूरी ज़िंदगी को एक प्रयोगकार किसान के रूप में सौंप देंगे। ऐसी स्थिति से गुजरते हुए मुझे अब से कुछ समय पहले, माने कुछ 6-7 वर्ष पहले, मेरे मन में अनेक प्रकार के प्रयोग करते करते एक बात उभर कर आई, और वो ये थी कि मानव जाति ने धरती के साथ जीना जो शुरू किया है उसमें अभी कहीं ना कहीं अधूरापन है। हम धरती के साथ संबंध को ठीक ठीक नहीं पहचान पाए हैं। हमने पानी को पहचाना तो है, लेकिन पानी के अर्थ को नहीं समझा है। हमने धरती को पहचाना तो है, पर धरती के साथ संबंध को नहीं समझा है। हमने पर्यावरण को पहचानने की कोशिश की है, लेकिन पर्यावरण की आवश्यकता और मेरा संबंध उससे क्या है ये नहीं समझा है। इसी कारण से धरती को माँ भी कहा और दुर्गति भी हुई, नदियों को माँ भी कहा और दुर्गति भी हुई। तो ये दोहरी बात मेरे मन में क्यों आती है, मुझे इसकी पीड़ा क्यों होती है, यहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। साथियों, मैं ज़्यादा समय समस्याओं पर नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आज कृषि क्षेत्र की जो उपलब्धि मुझे हुई है, मैं बहुत रोमांचित हूँ, बहुत खुश हूँ, और सारे देश के नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस खेती को हमने अर्थशास्त्र की दृष्टि से, जीने की दृष्टि से बहुत छोटा मान लिया था, एक बहुत विराट क्षेत्र है। और मुझे इतना बड़ा उत्साह हुआ है कि मैंने आने वाली परिवार की पीढ़ियों को भी, मैं भी खुद खेती में हूँ, मेरे दोनों बेटे भी खेती में हैं और मेरे पोते भी खेती में रहेंगे और मेरी 7 पीढ़ी भी खेती में रहेंगी, ये मेरा विश्वास जगा। मानव धरती पर जीने के लिए पैदा हुआ है, और मैंने प्रकृति के नियम को जब देखा तो पता लगा हमसे कहीं चूक हुई है। क्या? धरती अनेक चीज़ साथ साथ पैदा करती है। धरती में उत्पादन घनाकार में होता है, वहाँ देश दिशा काल के आधार पर हर पौधा अपना फैलाव लेता है और अनेक पौधे साथ साथ होते हैं। फिर दुनिया में आधुनिक खेती के नाम पर मोनोक्रॉपिंग का फैशन कैसे आया, और यही यहाँ से खेती की दुर्दशा हुई, यहीं से ज़मीन कमज़ोर हुई, यहाँ से हमने पानी का दोहन किया और ज़मीन की संरचना को बिगाड़ दिया। बस हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। जहाँ हम पहले एक खेत से 2 फसल मुश्किल से निकालते थे, साथियों अब वहाँ से 9 या 10 फसल निकालने लगे। ये प्रकृति का नियम था। इन फसलों को लगाने के लिए दूसरा नियम था लॉ ऑफ डिस्टेंस, दूरी का नियम, किस पौधे को कितनी जगह चाहिए। इसको भी हमने बहुत बारीकी से देखा, और पौधे को फैलाव को देखने से ये बात भी स्पष्ट हो गई। समय का नियम, ये अंतर्द्वंद कैसे है? अंतर्द्वंद ये था कि जब मैं पहले खेती कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं खेती तो कर नहीं रहा, मैं तो प्रकृति के विरोध में कुछ काम कर रहा हूँ। प्रकृति अनेक चीज़ पैदा करना चाहती है, मैं एक चीज़ पैदा करना चाहता हूँ। प्रकृति मौसम के साथ पैदा करना चाहती है, मैं बिना मौसम के पैदा करना चाहता हूँ। प्रकृति में कीड़े पैदा होते हैं, मैं कीड़े मारने पर लगा रहता हूँ। प्रकृति में घास पैदा होती है, मैं घास मारने पर लगा रहता हूँ। तो मुझे पता लगा मैं तो प्रकृति के विरोध में एक तमाशा कर रहा हूँ, और ये तमाशा अंत में मनुष्य की हार होती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक विशाल व्यवस्था है। और मैंने उसको जांच कर देखा कि लंबे समय तक हमने धरती में दीमक को मारने का काम किया। दीमक तो नहीं मरी, लेकिन जो रसायन प्रयोग हुए उनसे मनुष्य असाध्य रोगों में फंसता चला गया और मनुष्य के मरने का नंबर आया। ये प्रकृति की एक बड़ी सच्चाई थी। कोई कीड़ा एक व्यवस्था में कैसे भागीदार होता है, कोई घास एक व्यवस्था में कैसे भागीदार होती है, धरती ने अपनी उर्वरता के नियम को कैसे सजाया हुआ है, ये ध्यान जाने से मुझे पता लगा कि प्रकृति में तो उत्पादन का एक नियम है, और उस नियम को यदि हम समझकर काम करते हैं तो उत्पादन मात्रा में ज़्यादा आता है और उसकी इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा आती है। और मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूँ कि 1 एकड़ ज़मीन से हम आसानी से 4 से 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, जो बहुत सम्मानजनक पूंजी है और ईमानदारी के साथ हम कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 एकड़ ज़मीन से 4 से 5 लाख कमा सकते हैं, और वो भी ईमानदारी से। मैंने अपने खेत पर ही
उत्पादन कैसे होता है, उसका इनपुट मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रकृति के साथ कैसे जीना है, उसी खेत पर प्रोसेसिंग यूनिट कैसे प्रशोधन होना है, उसके स्टैंडर्ड क्या हैं, कैसे मार्केट होता है, कैसे सर्टिफिकेशन होता है। और एक आदमी मतलब एक ही परिवार पर एक आदमी आए और अपनी सारी समस्याएं खेती को क्या हो सकता है। और मैं तो एक बड़ी संभावना देखने लगा हूँ कि इस समय मेरे परिवार में लगभग एक महीने में 500 से 600 लोगों का आगमन है। और बढ़िया शुभ संकेत ये है रवीश जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समय देश का कम से कम 10% वो लोग हैं जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट छोड़कर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर आ रहे हैं, जिनका कहीं दुनिया में अब नौकरी करते करते मन नहीं लग रहा है और दुनिया उदासीन लग रही है। ना घर में चिंता है, घर की भी चिंता है, समाज की भी चिंता है और रास्ता नहीं है। साथियों, ये प्रकृति बड़ी विशाल है, इसके साथ जीने से जो मुझे उत्साह मिला है, मैं इतना ही मैसेज आज देने के लिए आया हूँ कि यदि आपको कभी अवसर बने खेती के साथ जुड़ने का, तो खेती मात्रा के आधार पर भी बहुत पैदा करती है। देश को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, साइंटिस्टों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि जैविक खेती में कहीं उत्पादन कम हो जाएगा। जैविक खेती में उत्पादन मात्रात्मक बढ़ता है, गुणात्मक बढ़ता है और विविधता में बढ़ता है और इकोनॉमिक्स 5 से 10 गुना चली जाती है। ये जैविक खेती रोकूंगा, हाँ, समय हो गया है। आप एक लाइन और बोल सकते हैं वैसे पूरा। धन्यवाद। अब सच्चिदानंद भारती जी हैं, आप बताएं। मैंने तो जिसको भी बताया वो 20 लाख और 30,000 वाली बात वो कोई यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि आप सबका अनुभव, जो नौजवान हैं और जो ज़रा भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि आपके रास्ते पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में, तो आप उन्हें यकीन दिलाएं। वो माइक ठीक है सर? हाँ। उपस्थित भाई और बहनों, उत्तराखंड हिमालय में उपरेखाल नाम की एक छोटी सी जगह है और वहाँ पर पिछले 40 सालों से हम पानी और जंगल का काम कर रहे हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी इस काम के बारे में आज से पहले कभी सुना हो, लेकिन आज एनडीटीवी ने हमारे इस छोटे से काम को जो आदर और प्यार दिया, उसने हमारे इस काम को न जाने कितना गुना बढ़ा दिया है। मैं एनडीटीवी का और रवीश जी का धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज पानी और जंगल की समस्या कहाँ नहीं है, हमारे देश के मैदानों में भी होगी और पहाड़ों में भी। हम लोग उत्तराखंड के पिछले 40-45 सालों से इस संकट से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में करीब 2 शताब्दी तक जंगलों खूब कटे, खूब उजड़े। यूं तो उत्तराखंड में बरखा खूब होती है, कोई 1300 ml प्रति वर्ष, और क्षेत्रफल के लिहाज से देखें 53,483 वर्ग किलोमीटर में तो ये 70 अरब घन मीटर पानी हर साल बरकता है। लेकिन पानी गिरा और गर से नीचे बह जाता है और फिर रह जाते हैं प्यासे के प्यासे गांव। पर उत्तराखंड का समाज सदियों पहले इस संकट का समाधान जानता था। बीच का एक लंबा दौर ऐसा आया जब हम समाज की इस गहरी परंपरा से, इस गहरी समझ से दूर होते चले गए। मुझे भी कोई 45 साल पहले इसी तरह की एक पाठशाला में, समाज की पाठशाला में इस ज्ञान से जुड़ने का अवसर मिला और तब हमने तय किया कि हम अपनी जीविका को चलाने के लिए चाहे जो भी कर्म करें, लेकिन जीवन को सुधारने के लिए तो बस और पानी और जंगल का ही काम करेंगे। और लोगों के साथ मिलजुल करके धीरे धीरे अपने इलाके में पानी और जंगल का काम खड़ा किया। हमने बापू को पढ़ा और अपनी समझ के अनुसार उन्हें समझने की कोशिश की और साधनों के बजाय साधना, थोड़ी सी साधना से कामों को साधने का प्रयास किया। उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, जो माँ, उनका पूरा जीवन सुबह से शाम तक जंगल पर आधारित होता है। मैं जिस समाज से आया हूँ, मेरी माँ भी खुद जंगल जाकर लकड़ी टीपती है, लकड़ी लाती है, फिर शाम को उसका भोजन बनता है। ये इसलिए पूरा जीवन तंत्र
जंगल पर टिका हुआ है, और जंगल जितने दूर होते हैं तो महिलाओं का जीवन उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि सिर का बोझ उतनी अधिक दूरी से लाना पड़ता है और उतना समय उस पर लगता है। तो बहुत जल्दी ये बात लोगों ने महिलाओं ने समझी कि जंगल जितना नज़दीक होगा हमारा जीवन उतना कष्ट से कम आएगा और उसमें सुख आएंगे। इसलिए देखते देखते हम लोग भी इसी तरह का एक छोटी छोटी गोष्ठियाँ करते थे, पर्यावरण शिविर उनको कहते थे, और ये उनमें एक महिला मंगल दल बने। ये महिला मंगल दल आज की महिला समूह की तरह नहीं थे। हर गांव का यदि जमींदार परिवार है उनकी पत्नी भी उसकी सदस्य होगी, अगर लोहार परिवार है तो उसकी पत्नी भी सदस्य होगी, और सबका हक बराबर, सबको इसमें समानता थी और सबको एक जैसा हक प्राप्त था। एक गांव से काम शुरू हुआ और धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। मुझे आज आपके सामने ये कहते हुए खुशी है कि हमारे इलाके के करीब 150 गांव में पानी और जंगल की समस्या, घास और जंगल की समस्या का समाधान हुआ है। इन जंगलों को खड़ा करने में हमने किसी सरकारी या गैर सरकारी मदद का कभी मोह नहीं रखा, और पहले दिन से ही तय किया कि हम इस तरह की मददों से बचकर रहेंगे। लोगों के साथ, हम अपने साथ लोगों को जोड़कर नहीं, लोगों के साथ जुड़ करके इन कामों को करने का प्रयास करेंगे। फिर एक दौर ऐसा आया जब 1987 में हमारे एक बड़ा सूखा पूरे देश के अंदर आया, और उस सूखे में हमारे जंगल भी सूख गए थे, कुछ जंगल सूख गए थे। उस जंगलों को सूखने से बचाने के लिए हमने पानी का काम शुरू किया, और ये सोचा कि जिस पेड़ को हम लगाते हैं उसके पास ही एक छोटा सा पानी का गड्ढा बना देंगे, जिससे वो पेड़ कुछ दिन तक उस अपने आप जिंदा रहता है और फिर शेष दिन उस पानी से जिंदा रह सके। यहाँ से पेड़ को बचाने के लिहाज से हमने पानी का काम शुरू किया। तब हमें पानी की इतनी बड़ी समझ नहीं थी कि देश में पानी का इतना बड़ा संकट आएगा। पेड़ को बचाने का मुख्य ध्येय था। 1990 के आसपास से मुझे धीरे धीरे इस तरह की समझ आई कि देश के भीतर पानी के काम का छोर जंगल के काम से भी बड़ा है, क्योंकि पानी के काम के साथ ही जंगल के काम की जिंदगी भी जुड़ जाती है, और सारा जो एक जैव विकास का तंत्र है ये पूरा जुड़ जाता है। और हमने पानी के काम को विधिवत करना शुरू किया। तब हमें पता चला कि हमारे पहाड़ों में पानी के स्रोतों को बचाने के लिए चाल खाल का काम बरसों पहले से होता था। चाल खाल का मतलब है कि ऐसी ऊंची धार पर, ऊंचे पहाड़ पर ऐसी छोटी छोटी 20-25 कदम लंबी, 20-25 कदम चौड़ी और 1-2 कदम गहरी खाई बना देते थे लोग, जिसमें बरखा का पानी जमा हो जाता था, और वो गर्मियों में वहाँ के उनके पशुओं को भी पीने का आसरा देता था, और उसके नीचे जो जंगल होता था उसको भी आग से बचाता था। लेकिन बीच के दौर में ये चाल खाल बनानी खत्म हो गई, और उसी परंपरा को हमने थोड़ा व्यवस्थित रूप देकर के काम को शुरू किया, और धीरे धीरे एक गांव में उफरे खाल की पहाड़ी पर हमने 2000 तालाब बनाए। 1999 में आश्चर्य की बात ये हुई कि एक सूखा रौला, सूखा गदेरा, उसमें हमेशा पानी रहने लगा, और आज उस गदेरे में वो जो एवर्सन बंदोबस्त है, उसके बाद का जो लैंड सेटलमेंट है 1960-64 का, उसमें वो सूखा रौला दर्ज है। आज उस गदेरे में 6 लीटर प्रति मिनट, ठेठ मई जून के महीने में भी 6 लीटर प्रति मिनट का बहाव रहता है। यदि 1 लीटर पानी की कीमत 30 रुपया है तो उस बोतल के खर्चे को घटा दें और 10 रुपया इस पानी की कीमत को हम आंकें तो 6 लीटर के हिसाब से एक साल में 3,12,714 रुपए का पानी ये अपने देश को देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। ये अर्थव्यवस्था जो शहरी लोग समझते हैं उनकी भाषा में समझा देने के लिए कि 1 एकड़ से आप 5 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं, और एक जगह के पानी से आप 3 करोड़ पानी, आज बोतलों से जो दुनिया भर गई है, हम जिस बोतल बंद पानी को पीते हैं। आने से पहले मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, एक रिसर्च, कि इतना बोतल हम पैदा करने लगे हैं टैप वाटर के विरोध में जाके, कि अगर हम उन बोतलों की कतार बनाएं तो धरती पर 3 बार उसका चक्कर हम लगा सकते हैं उन बोतलों के जरिए। हम इतना बोतल पैदा करते हैं। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार बहुत सारी नीतियां पैदा करती है, बनाती है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वैज्ञानिक हैं, लैब हैं, बहुत, उसकी कोई कमी नहीं है, लाखों लोगों की फौज है।
कुछ एक उदाहरण देकर आप बता सकते हैं कि उनके बनाने में और आपके समझने में आपने क्या अंतर देखा? देखिए क्या है कि प्रकृति में एक तो व्यवस्था है और प्रकृति को हम व्यापार की दृष्टि से देख सकते हैं। तो केवल यहाँ सबसे बड़ा काम था दृष्टि से। आधुनिकवाद ने प्रकृति को व्यापार की दृष्टि से देखा है, जबकि प्रकृति में एक सुंदर व्यवस्था है। जैसे अनुसंधान की बात हम करें तो अनुसंधान में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे घटनाक्रम को ज़्यादा वर्णित करते हैं, नियम को वर्णित नहीं करते। जैसे दूरी का नियम, कितनी दूरी पर फसल को लगाना है, किस समय पर लगाना है, समय का क्या महत्व है। तो हमने कोई अलग से काम नहीं किया। प्रकृति में जो समय है, जो दूरी है, जो प्रकृति में श्रम का नियोजन है, जो प्रकृति में बीज की परंपरा है, धरती में जो उसकी उर्वरता का नियम है, उसको ध्यान दिया है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अनुसंधान में जो छोटा सा भी कोई अधूरापन है उसको यदि देखा जाए तो धरती पर बड़ा काम हो सकता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा है। एक संक्षेप में जवाब चाहिए। हम आमतौर पे समझते हैं कि हमारा किसान सब जानता है। क्या हमारा किसान सब जानता है? नहीं, ऐसा नहीं। हमें करने का अभ्यास था, लेकिन प्रकृति के साथ जीने की समझ नहीं थी। प्रकृति के साथ संबंध को देखना बिल्कुल अलग बात है। ये तो मुझे भी जब एहसास हुआ तब मुझे पता लगा कि मैं पहले अभ्यास करता था। ठीक। भारती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप इन पेड़ों को लगाना शुरू किया आपने, और अच्छी खासे आप यंग एज में कुछ और भी बन सकते थे, ऐसे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हो जो माता पिता हैं कि अगर कोई उनका बच्चा इस रास्ते पे चल निकले तो पता नहीं उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। और आमतौर पे हम समझते हैं कि जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं वो उस विकास के विरोधी हैं, जिस विकास को समझाने में सारा तंत्र लगा हुआ है। तो आप लोग विरोधी किस्म के लोग हैं। आप ये नहीं समझते कि नौकरियां कहाँ से आएंगी, सैलरी कहाँ से आने वाली है। अब ये थोड़ा समझने की अब वह ज़रूरत है कि देखो, हमने एक बड़ा अजीब सा रास्ता चुन लिया है, और वो रास्ता है हमारी कि जो हमको विज्ञान ने समझाया है कि भाई खुशहाली चाहिए तो एक गला काट प्रतियोगिता में, एक बिल्कुल स्वार्थ पूर्ति में, और एक तरह से असाध्य समस्याओं के जन्म में हमको धकेल दिया। एक छोटी सी कहानी है। एक उपवन में एक कल्प वृक्ष था, और उस कल्प वृक्ष के नीचे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को पता चला कि कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता है। बच्चे उससे रोज मीठी मीठी चीज़ें खाने को मांगते थे, और कल्प वृक्ष उनको मीठी मीठी चीज़ें खाने को देता था। लेकिन साथ में क्या हुआ कि धीरे धीरे बच्चे बीमार पड़ने लगे, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो गया, उनकी दांत खराब हो गए, उनका मोटापा बढ़ गया। और तब किसी की समझ में आया कि कल्प वृक्ष केवल वरदान नहीं है। तो यही एक लड्डू बांटता है, उसके साथ साथ डायबिटीज भी बांटता है। लड्डू जो है वो केवल वरदान नहीं है। तो ये जो हम रास्ता, ये केवल एक विकास का, अगर उसमें नैतिक चेतना का अभाव है तो वो हमें कहीं आनंद देने वाला नहीं हो सकता। खुशहाली एक मार्ग से आती है, लेकिन वो अपने साथ कई तरह की परेशानियों को लेकर के भी आती है। प्रकृति के लिए जब हम काम करते हैं तो उसमें पैसा क्यों नहीं है? पैसा है, उस मार्ग में भी आनंद है। और वहाँ आज तो ये पूरे तरह से पानी का काम देखिए आप। अगर आप पानी का एक स्रोत तैयार करते हैं, अपने स्रोत का पानी आप अपने तरह से उसको इस्तेमाल करने के अधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिया जी, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं उसका अंत में कोई असर नहीं होता है। अवेयरनेस भी है, वो एक तरह का कंजम्पशन बन गया है कि हम अवेयर हो रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लौट कर लोग समाधान की तरफ नहीं जा रहा है। इसी दिल्ली में मच्छरों से हम मर रहे हैं। 3 महीना पहले हम हवा से भाग रहे थे, स्कूलों से बच्चों को निकाल रहे थे, कई लोग शहर छोड़कर जा रहे थे। आपको लगता है कि ये अवेयरनेस जो कैंपेन हैं ये कंजम्पशन से आगे जाकर एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि एक बहुत फेमस मुहावरा है बाबा डीएम का, यू विल ओनली प्रोटेक्ट दैट व्हाट यू लव and you will only love that what you learn about. So unless we become a society that is led by the awareness कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति का हिस्सा है, और हमारा जो आइडिया ऑफ वेलबींग है या आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है या आइडिया ऑफ विकास है
वो अगर इस बात को इंक्लूड नहीं करता कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर होने वाला है, तो स्वास्थ्य की बात होती है तो हवा की बात होती है, पानी की बात होती है, स्वच्छता की बात होती है। तो जब तक हम ये सवाल नहीं उठाएंगे, लोगों को ये एहसास तब तक नहीं होगा इस सवाल का जब तक वो ये नहीं समझते कि कितना उनका वेल बीइंग, हमारा आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, हमारा आइडिया ऑफ वेल बीइंग, हमारा फ्यूचर इस बात पर निर्भर है कि हम किस तरह क्या चॉइसेस आज करते हैं और कितना उन चॉइसेस का वातावरण से कनेक्शन है। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित सदस्य हैं जो यूनियन में जीते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। 3 लोग एबीवीपी के जीते और एक एनएसयूआई के जीते। आप लोग सच्चिदानंद भारती, दिया मिर्ज़ा और भारत भूषण त्यागी जी को सुनते हुए आपको कुछ ग्लानि हो रही है कि अब अगले साल से आप लोग कागज़ के जो पर्चे हैं वो नहीं बांटेंगे? आपके पास माइक है, बताएं। नमस्कार सर। सबसे पहले रवीश सर, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने धन्यवाद में ही सारा समय ना निकाल दे, अब सवाल पूछ ले। धन्यवाद इस बात के लिए कि जो मुद्दा उठा पेपर वेस्ट का, आपने एक प्रोग्राम किया नोटा वाला भी। हमारे डीयू से काफ़ी स्टूडेंट्स आए और उन्होंने बताया कि पेपर वेस्ट करते हैं बच्चे, इसलिए हमने नोटा का बटन दबाया। तो जब मैं 2012 में जीता था, अब अमित भाई, मोहित भाई जीते हैं, तो हम सब काफ़ी प्रयास करते रहे हैं और काफ़ी रिड्यूस भी हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे स्पीकर साहब ने, रोहित साहब ने भी बताया कि कमी सिस्टम में होती है। सारा ब्लेम स्टूडेंट्स पे या स्टूडेंट लीडर्स पे डाल देना भी ठीक नहीं होगा। वहाँ तो सिस्टम ने कहा कि आप पेड़ काट लाइए, उसका कागज़ बनाइए और पर्चे बांटिए। हम जब सबसे पहले जीते तो हमने एक प्रोग्राम चलाया सर कि हम पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय में ट्री लगाएंगे। तो हमको लगाकर काफ़ी खुशी हुई, बच्चों ने हमको प्रोत्साहित किया कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगले साल हमने पेपर वेस्ट कम किया। अब की बार केवल 4-5 दीवारों पे ही वेस्ट पेपर पोस्टर जो लगे थे वो कम लगे हैं। और हम सब लोगों के बीच में आपसे प्लेज करना चाहेंगे, जो जीते हैं आप उन्हें भी माइक दे दें कि जरा हम उनका सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज थे आप लोगों से। देखिए, जहाँ तक कि हम बात करते हैं पोस्टर की, तो 51 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और सभी कॉलेज में जाना संभव नहीं है। और जैसे कि जो 5000 का एक खर्च भी है जो चुनाव के दौरान हमें करना होता है। तो आप बताइए अगले साल से आप बंद करेंगे कि नहीं बंद? देखिए, इस बार भी हमने कम से कम पेपर यूज किया है, अगले साल हम बिल्कुल पेपर यूज नहीं करेंगे। हाँ, हम यही सुनना चाहते हैं। और जब आपकी पार्टी अगले साल पेपर बांटेगी तो हम ये क्लिपिंग दिखाएंगे। सर बिल्कुल दिखाइएगा। इसके बिना भी चुनाव अगले साल हम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से प्रचार करेंगे। इस बार भी हमने उसी से राजनीतिक दल के लोग अफवाह उड़ाने में बहुत माहिर हो गए व्हाट्सएप के जरिए, तो अच्छा है कि उसी के जरिए आप प्रचार कर लें। जेएनयू से कोई है जो बता सकता है कि कैसे उन लोगों ने बिना ये पेपर और पर्चा बांटने की राजनीति कायम की है? सर, जेएनयू में जो है बहुत ही कम यूज होता है पर्चे का। आप डीयू वाले ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पर्चे का यूज़ होता है, लेकिन जेएनयू का कल्चर उससे थोड़ा सा हट के है। फिर भी मुझे लगता है कि उससे भी कम किया जा सकता है उसको, जितना वहाँ यूज़ होता है उससे भी कम किया जा सकता है। वहाँ कर सकते हैं हम, वहाँ पर्सनली हम टच करके स्टूडेंट्स को कंपेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर का यूज़ कम होना चाहिए। और बहुत बहुत जी हाँ, ज़रूर। ये जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं या लाइफस्टाइल के बदलाव की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सेविंग पेपर। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी जो मैं होपफुली आप यूथ तक ये पहुँचाएंगे कि अगर हम हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में हम कंज्यूम करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर ले आते हैं, उपयोग करते हैं, खाना खाते हैं, अलग अलग चीज़ें पैकेजिंग में आती हैं। तो क्या अगर हम एक एहसास के साथ आगे बढ़ें कि बिफोर वी यूज़ एंड थ्रो, थिंक ऑफ वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इट्स गोइंग टू गो। ये बहुत ही ज़रूरी मसला है। सिर्फ इतना ही सोच लेने से कोई भी चीज़ हो, आपकी उपयोग की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बॉटल्ड वाटर हो या एक पैकेट ऑफ चिप्स हो या बिस्किट्स हो, कुछ भी हो जो आप अपनी ज़िंदगी में ले आ रहे हैं, उसको उपयोग करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले एक बार सोच ले, डू आई रियली नीड दिस? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और आपका भी।
आप लोगों ने कम से कम इतना तो पता चला कि आपके रास्ते पे चल के पैसे कमाए जा सकते हैं, और आप लोग बेरोज़गारी बढ़ाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पर्यावरण की लड़ाई जो एक ऐसी तरह से छवि बना दी जाती है। एक ज़िंदगी में कभी आप खेती को लेकर आप बुलंदशहर जा सकते हैं। भारत भूषण त्यागी का एक बाकायदा एक प्रयोगशाला है, और उन्होंने एक आप में आत्मविश्वास भरने के लिए पूरा इंतज़ाम कर रखा है। अच्छा खाना भी खिलाते हैं, शुद्ध। 500 लोगों को तो नहीं खिला पाएंगे, रोज़ इनके यहाँ आते हैं लोग देखने के लिए। और पर 4 से 5 लाख रुपए कमाने की बात है। जानना बहुत ज़रूरी हो गया है हम लोग कि ये कचरा कहाँ से आ रहा है। ये जो स्टफ़ की कहानी है जो रोज़ हम पैदा कर रहे हैं, अब ये हमको हमारे घरों तक पहुँच गया है। ये हमको सीधा इमरजेंसी में ले जा रहा है, और हम चिल्ला रहे हैं। हम जितनी मीटिंग कर लें, जितना चिल्ला लें कि ये मंत्री बाहर है या अंदर है, वो यहाँ भी रहता और उन मोहल्लों में भी रहेगा, तो भी वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। वो कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अब हम इस समस्या से लड़ने की स्थिति में नहीं रहे। इसके लिए अब हमने इतना संसाधन चाहिए कि वो हमारे पास है नहीं, हम ला नहीं सकते हैं उस संसाधन को। अगर हम इसमें वक्त जाया कर देंगे कि सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र ने नहीं किया, या दिल्ली ने नहीं किया, या हमने नहीं किया, तो बहुत देर हो जाएगी। तो अपने उपभोग का पैटर्न अगर बदल सकते हैं तो बदलिए, और हो सके तो 20 लाख ना सही 20 पेड़ ही लगा ले तो लगा लीजिए। फिर आपकी जगह सच्चिदानंद की जगह कोई और होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने अनुभव को रखने के लिए, हमारे युवाओं को एक रास्ता दिखाने के लिए, और हम लोगों को भी कि हमारा भी ध्यान आप लोगों की तरफ ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा समाज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।